दोस्तों किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना एक कला है बहुत बड़ी। जो इस कला को समझ लेता है वो कलाकार बन जाता है और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करता रहता है। और जिसको ये कला समझ में नहीं आती है वो इंसान जो होता है वो हमेशा परेशान रहता है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा है और ये प्रॉब्लम क्या चल रही है। वो हमेशा उलझा उलझा रहेगा। पर लेकिन जिसको समझ में आ गई इस कला के बारे में वो बड़े ही शांत तरीके से अपनी लाइफ को आप लोगों को एंजॉय करता हुआ मिलेगा। तो कोशिश करो यार इस कला को अंडरस्टैंड करने की, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप लोगों को सिलेबस कवर करना है, किस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कहाँ पर फोकस ज़्यादा देना है, कहाँ पर कम देना है। और इसका पता कैसे चलेगा? जब उसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे और उसके अंदर डूब जाओगे तो आप लोगों को उसकी कमियां और उसकी अच्छाइयां और उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या वीकनेस है वो सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ये वीडियो जो होती है काफ़ी सीरियस कैंडिडेट्स के लिए होती है जो पर्टिकुलर एग्जाम पर फोकस देकर ही चल रहे हैं और उनको थोड़ा रिवीजन करना होता है और अपनी प्रैक्टिस करनी होती है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। तो ये वीडियो वही खोलें जो थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं क्योंकि ये थोड़ा सा एक तरीके से मेरा भी रहता है कि कम से कम एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से आप लोग एग्जाम में कंफर्टेबल फील करो। जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता है दो चीज़ें आप लोग करनी है। वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ से दो रिजल्ट आएंगे निकल कर। एक रिजल्ट ये कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है सही हो गया, बहुत बढ़िया बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग का क्वेश्चन गलत हो गया, ये उससे भी बढ़िया बात है और ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, क्वेश्चन गलत हो गया, बढ़िया बात बोल रहे हो। जी हाँ, आप लोगों ने गलती यहीं पर ही कर ली और यहीं पर ही सुधार लिया तो आप लोगों के पास में एग्जाम में गलती करने का मौका नहीं रहेगा। तो यहीं पर गलती कर कर आप लोगों ने देख लिया। इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए पहले। सुना है ना कि जो भी अपना जो है शांति में अपना पसीना बहाता है वो ग्राउंड में बैटल फील्ड में उसको अपना खून नहीं बहाना पड़ता है। तो यही चीज़ आप लोगों को टेस्ट प्रैक्टिस कराती है। तो ऐसे ही ये वीडियो रहने वाली है, अच्छे से एंजॉय करना, अपना स्कोर जरूर बताना जब वीडियो कंप्लीट हो जाए कि एक कितना स्कोर आप लोगों का रहा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो बिंदास तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। तो उस तरीके से अपने मार्क्स काउंट कर लेना वीडियो के एंड में और फिर बताना जरूर कि कितना आप लोगों का स्कोर रहा। अच्छे से एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों को वो पहले ढंग से पढ़ने हैं, उसके बाद में आंसर देना है। भापर तापर कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेस नहीं लगी हुई है और कोई टाइम की लिमिटेशन भी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखे पहले। ओके, तो एक एक क्वेश्चन ढंग से देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ पाएंगे। पहले क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कर लो तसल्ली में। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट पीस कीपर इज लॉन्च बाय द विच कंट्री। यानी कि किस देश के द्वारा यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि दोस्तों का समूह, ये उसके लिए अकाउंटेबिलिटी बनाने की बात करता है कि जो यहाँ पर पीस कीपर हैं उनके ऊपर कोई अटैक करते हैं। मतलब हमारे देश का कोई पर्सन है वो बाहर काम करने गया, खासकर पीस कीपिंग फोर्स में जो कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स होती है, और वहाँ पर उसके ऊपर जाकर कोई अटैक हो गया तो उससे रिलेटेड उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी। तो उसके लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। कौन सी कंट्री के द्वारा? यूक्रेन, इंडिया, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। फिर से बोलूंगा, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और चीज़ों को अच्छे से तब देकर आगे बढ़ना, ठीक है। क्या है आंसर? सही आंसर यहाँ पर कौन? वो है हमारी कंट्री। रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न तो यार यहाँ पर यही कि हमारा देश जो है वो बहुत सारे पीस कीपर जो है वो दुनिया में भेजता है। तो पीस कीपर जो है वहाँ पर पीस कीपिंग यानी कि शांति बनाए रखने का काम करते हैं और जो ये शांति बनाए रखने का काम इनके द्वारा किया जाता है उसकी वजह से बहुत सारे देश को फ़ायदा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे और इसके बारे में याद रहे कि ये ग्रुप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो सबसे पहले हमने लॉन्च किया है। तो कोई चीज़ इंटरनेशनल लेवल पर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उससे आप लोग उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि वो चीज़ अपने ही आप में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर तो बी हो गया। ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, ये प्रमोट करने के लिए अकाउंटेबिलिटी, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स के चलते यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा। तो इंडिया के द्वारा ही क्यों लॉन्च किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए कि ठीक है इंडिया ने लॉन्च कर दिया, क्या इंडिया लॉन्च करने की पावर रखता है? फिलहाल जो है वो प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के हाथ में है। तो अपनी प्रेसिडेंसी में हम लोगों ने यहाँ पर ये काम किया है और हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब यहाँ पर, उनके द्वारा ये चीज़ें बेसिकली अनाउंस भी की गई। कई सारी कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल ने मिलकर को चेयर किया इसको। और इसमें इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ट्रूप जो है वो कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स में।
इसमें अगर बात करें अलग अलग जगह पर कई सारे लोगों की जान भी जाती है यहाँ पर, तो इसके चलते उनकी जान को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके लिए? यूएन पीस कीपर के लिए। इंडिया ने क्यों? क्योंकि इंडिया के पास में प्रेसिडेंसी है। और कौन कौन है साथ में? बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल, ये भी को चेयर कर रहे थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन की फॉर्म में बन सकती हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जो होते हैं स्कीम से कई सारे पूछे जाते हैं, पर लेकिन एक है पुरानी स्कीम और एक है कोई नई स्कीम। एक होता है ना कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि जो नई बोतल में जो है पुरानी शराब डाल के दे दी, तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पुरानी स्कीम है, उसका नाम चेंज करके एक नई स्कीम बनाई जा रही है, कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो उसमें जो भी चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी आप लोगों से स्कीम के नाम वगैरह और क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है, तो ये स्कीम है पर्टिकुलर, इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4 स्टेटमेंट है और फिर नीचे 4 ही आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो एक एक स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बोला गया कि इट इज़ ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर में काम करती है। तीसरा, ये लाइवलीहुड जो माइनॉरिटी का उसको इंप्रूव करेगी। पर्टिकुलर आर्टिशन यानी कि जो कारीगर होते हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से रोजगार दिलाने का काम करेगी। प्रधानमंत्री कौशल का काम कार्यक्रम, इसको यहाँ पर ये रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री कौशल को कार्य यानी जो कौशल है उसको काम मिलना चाहिए, उसके लिए कार्यक्रम को रिप्लेस करने वाली स्कीम है ये। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ये अच्छी बात है, करेक्ट पूछा गया। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी, ये आप लोग को बताना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्कीम है, उसके बारे में पूछा है, तो पहले स्कीम के बारे में पता होना चाहिए कैसी स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है? तो ये स्कीम जो है वो आप लोगों को सेंट्रल सेक्टर स्कीम देखने को मिलेगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंडर में ये स्कीम आती है। जैसे आप लोगों को पता है, अगर बात करें कोई भी स्कीम चलाई जा रही है माइनॉरिटी के लिए, तो वो माइनॉरिटी वाले सेक्शन पर ही फोकस करने वाली स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर मैं पूछ लूँ आप लोगों से कि हमारे देश में कितनी माइनॉरिटी है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगर हमारे देश में परसेंटेज भी माइनॉरिटी की आप लोगों से पूछ ले, वो भी याद रखिएगा, अभी बताऊंगा, जिसके चलते आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे मुस्लिम, इसी के साथ में सिख, नेक्स्ट क्रिश्चियन, नेक्स्ट आप लोगों को बुद्धिस्ट, नेक्स्ट जैन और नेक्स्ट हो गए जोरास्ट्रियन यानी कि पारसीज। ठीक है, तो टोटल मिलाकर कितनी माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी? 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी होगी। ये 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी को अगर इकट्ठा आप लोग कर दें तो हमारे देश में एक पर्टिकुलर कानून है इनका ध्यान रखने के लिए, जिसको बोलते हैं नेशनल माइनॉरिटी, जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी उसको बोला जाता है। ये 1992 यानी कि 1992 में एक एक्ट के हिसाब से इसको लाया गया था ताकि इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब हमारे देश में माइनॉरिटी है कितनी, तो ये भी याद रखिएगा। सेंसस 2011 का अभी चल रहा है, उसके हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा। 21 का आएगा तो अपडेट हो जाएगी। उसके हिसाब से हमारे देश में लगभग 19% के करीब माइनॉरिटी है, या फिर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो 20%, यानी कि टोटल पॉपुलेशन को अगर आप लोग 100 मानते हो तो 100 का 1/5वां भाग जो है वो हमारे देश में माइनॉरिटी है, यानी कि 1/5 पोर्सन हमारे देश में माइनॉरिटी पॉपुलेशन है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्सन आप लोग बोल सकते हैं। थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेना, 140 करोड़ का 1/5 भाग बताना कितना बैठेगा। ठीक है, तो ये संख्या जो निकल कर आएगी ये हमारे देश में माइनॉरिटी की संख्या है, जो हमारे देश में माइनॉरिटी है ये 6 कम्युनिटी ये है। इन 6 कम्युनिटी जो माइनॉरिटी मैंने आप लोगों को बताई, अब इनको जॉब की भी जरूरत है, यहाँ पर इनको अपनी जिंदगी जो है वो सही तरीके से लेकर चलनी है। तो उसके लिए एक स्कीम थी हमारे देश में, प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, यानी कि जो कौशल है, जो स्किल है, उसको कम से कम काम मिलना चाहिए। एक इंसान ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता जाता, आता ना जाता, चुनाव चिन्ह छाता, वो वाली बात। एक इंसान है काफ़ी ज़्यादा कौशल है, सब कुछ जानता है, तो उसको कम से कम जॉब जरूर मिलनी चाहिए, यानी कि पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं होना चाहिए इंसान। ठीक है, तो उसी के चलते ये स्कीम थी, जिसमें यहाँ पर सीखो और जो कमाओ की बात की जा रही थी, उस्ताद, ये कई सारी स्कीम ऐसी थी जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये भी थी यहाँ पर नई मंजिल जो कि डिस्कस की थी, नई रोशनी। ठीक है, तो ये सारी स्कीम आप लोगों के सामने है। ये सारी स्कीम जो है यहाँ पर एक कौशल पर्सन को रोजगार देने के लिए थी। तो यहाँ पर अब ये स्कीम का नाम चेंज करके प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम लॉन्च की गई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसे देगी, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देने की जरूरत नहीं है।
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो दोनों मिलकर पैसा देती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव जो चीज़ है ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर एक तरीके से कि पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो इम्प्लीमेंट करने का काम तो सेंटर और स्टेट दोनों करते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला देगी। 4 कंपोनेंट है इसके स्कीम के अंदर में। स्किल और ट्रेनिंग के बारे में बात की जाती है, इंसान को स्किल मिलनी चाहिए और फिर उसकी ट्रेनिंग भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि वो स्किल भूल गया। लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जाती है। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि ढांचागत विकास के बारे में भी बात की जाती है यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम ये यहाँ पर रिप्लेस कर अभी जो नई स्कीम है यहाँ पर वो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के द्वारा, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आ गई। स्कीम के बारे में कोई डाउट हो तो वो भी देखेगा। आंसर है सी, 3 सही है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नहीं है यहाँ पर, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो पूरी एक स्कीम आप लोगों की कवर करा दी, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए इसको लेकर। ओके, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है यहाँ पर, और रिपोर्ट जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि इसके ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर बन जाया करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। बात किसके बारे में की जा रही है? बात की जा रही है रिपोर्ट टाइटल कोयला 2020 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोगों से पूछे तो आप लोगों को यहाँ पर इसका आंसर बताना है कि किसके द्वारा यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसको अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके एक बार, और फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, ठीक है। बात की जा रही है यूएनईपी, एफएओ, यूएनएफसीसी या फिर आईईए। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे रिपोर्ट का टाइटल क्या है? कोयला 2022 एनालिसिस एंड जो यहाँ पर फोरकास्ट 2025। तो सबसे बड़ी बात है कोयला किस कैटेगरी में आता है? वो एनर्जी कैटेगरी में आता है। तो कौन सा यहाँ पर एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये आप लोगों को एनर्जी के बारे में बात करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है यहाँ पर ये। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में आप लोगों से पूछ जाए कि कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, यानी क्वेश्चन को अगर अपोजिट कर दे, उल्टा कर दे, तो भी आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इनकी फुल फॉर्म अगर आप लोगों को याद रहेगी तो आसानी रह जाती है, थोड़ी सी रटनी नहीं है, रेगुलरली चीज़ें पढ़ते रहोगे, याद होती जाएगी, बस थोड़ा सा फोकस देना है, फोकस के साथ में काम करना है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो रिलीज करती है कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट के हिसाब से बोले ग्लोबल कोयले की जो डिमांड है वो इंक्रीज होने वाली है, ऑल टाइम हाई रहने वाली है 2022 के ऑल टाइम हाई आप लोगों को देखने को मिली 2022 के अंदर में, ये बताया गया। यानी कि आने वाले टाइम में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में आती हुई नजर आएंगी। तो बात करें तो यहाँ पर आने वाले टाइम में चीज़ें हो सकता है ढलती हुई थोड़ी नजर आए। कोयले के बारे में अगर बात करें तो इसमें 1.2% का राइज देखने को मिला 2022 के अंदर में। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। और रीज़न क्या है यहाँ पर? रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेगा, दुनिया में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो 8 बिलियन टन से ज़्यादा एक साल में यहाँ पर पहली बार कोयला जो है वो ग्लोबल लेवल पर यूज़ होता हुआ नजर आया। तो जो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अपना टारगेट 2070 तक हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इन सब चीज़ों को चेंज कर लेंगे, तो वो सोचने वाली बात होगी। सोचो 2070 में, एक बार आप लोग सोच के देखो 2070 कब होगा, ठीक है। अभी आप लोगों की एज क्या है और फिर 2070 कहाँ पर है, तो कितनी एज होगी उस टाइम पर हम लोगों की, ठीक है। तो ये सोचो आप लोग उस तरीके से, तो उस टाइम पर जो नई जो जनरेशन होगी वो अपना काम कर रही होगी, उस तरीके से उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो हम लोग क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड माइंड रखकर सोचने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहाँ पर कुछ इसी स्कीम्स के बारे में, और बात की गई कि करेक्टली मैच स्कीम आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। जैसे कि प्रधानमंत्री जन विकास जो कार्यक्रम है यहाँ पर बोला गया है, द प्रोग्राम एम टू डेवलप द सोशो इकोनॉमिक एंड बेसिक एमिनिटीज एसेट्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, पहली स्टेटमेंट में बोला गया है। दूसरा बोला गया कि बेगम हजरत महल जो गर्ल जो यहाँ पर जो ये बेसिकली स्कॉलरशिप है यहाँ पर, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कम्युनिटी की जो लड़कियाँ आती हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जो कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी है। आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों को बताया था। हुनर हाट जो है वो लॉन्च किया गया था, शॉर्ट टर्म जो जॉब ओरिएंटेशन स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, जो कि प्रोवाइड कराएगा माइनॉरिटी यूथ को। अगर संविधान के अंदर जाएंगे, पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ऑल 3 सही है, या फिर नन ऑफ द अबोव सही है। तो करेक्ट आप लोगों को आंसर बताना है। सर वीडियो को पॉज कर आंसर दे रहे हो, ठीक है।
अब आगे बात करूं, पार्ट थर्ड के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे संविधान के अंदर में। इसमें दो आर्टिकल यानी कि दो अनुच्छेद, एक तो है 29वां और एक है 30वां, ये बात करते हैं माइनॉरिटी जो हमारे देश में है उनके अधिकारों के बारे में, ठीक है। तो ये बेसिकली कल्चर से रिलेटेड जो भी उनके अधिकार होते हैं वो सब चीज़ें उनके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो ये एक तरीका प्रोग्राम है जो कि एम करता है कैसे डेवलप किया जाए सोशियो इकोनॉमिक बेसिस एमिनिटीज़, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक संपूर्ण विकास, एक तरीके से ना एक आप लोग बोलते हैं ना जन कार्यक्रम, तो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। बेगम हजरत महल जो गर्ल्स स्कॉलरशिप है यहाँ पर, ये लड़कियों के लिए है यहाँ पर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो लड़कियां आती हैं तो उनकी जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, 6 के 6 नाम एक बार लिख लो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को याद रह जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है हुनर हाट की। तो हुनर हाट जो है वो एक मार्केट है, जो कि यहाँ पर मार्केट है जहाँ के अंदर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, जो भी यहाँ पर लोग काम करने जाते हैं, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ये लॉन्च किया गया शॉर्ट टर्म जॉब ओरिएंटेशन स्किल डेवलपमेंट, जो एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स माइनॉरिटी के लिए। तो हुनर हाट में स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं की जा रही है, हुनर हाट में तो जो स्किल आप लोगों ने दिखाई है उसका प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो ये है गरीब, जो एक गरीब नवाज, ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट स्कीम यहाँ पर लाई गई थी, तो ये उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं तो ये 4 जो सिस्टम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए, ये एक ही क्वेश्चन के अंदर में चारों की चारों चीज़ें आ गई। अब कल को चलकर इनसे अलग अलग क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो आप लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसलिए कहता हूँ टॉपिक की तैयारी ऐसी करनी है कि उसके आसपास भी कोई क्वेश्चन बने तो वो भी एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट कर सको। तो बी सही है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि 2 पेयर सही है, एक पेयर जो है वो गलत हो गया, तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। तो ऐसे टॉपिक या फिर क्वेश्चन को तैयार करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा और ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा डिटेल में 2-4 एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा आप लोगों को, ताकि उसके साथ में आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस भी आप लोगों से एग्जाम में हो जाते हैं। बात की जा रही है कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। ये पूरा टॉपिक मैंने कितने डिटेल में आप लोगों से कवर किया था, आप लोगों को याद होगा जो रेगुलर लेक्चर यहाँ पर सुनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये इसके बारे में आप लोगों को पहले तो आंसर ही देना है कि 23 टारगेट इनके द्वारा रखे गए, वो टारगेट ये कब तक अचीव करने की बात की जा रही है। 25, 30, 45 या फिर 25, 30, 35 या फिर 45, यानी कि 25, 30, 35 या फिर 40। वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। आंसर क्या है, दीजिए सही ना? हाँ, मुझे पता था आप लोग सही आंसर करोगे। 30 है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे हैं तो उनका टारगेट क्या है, वो भी 30 का ही है कि हम लोग वो 4 ही चीज़ें अचीव करें। पर ये जो कॉन्फ्रेंस है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये अभी 15वीं कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए आप लोगों को देखने को मिली। इसका एक पार्ट तो कन्मिंग में हुआ था यहाँ पर 2021 में आप लोगों को देखने को मिला था, एक पार्ट अभी यहाँ पर देखने को मिला आप लोगों को 2022 के अंदर में। तो ये दूसरा, पहला पार्ट जो था वो यहाँ पर कन्मिंग यानी कि चाइना के अंदर में हुआ था, और दूसरे वाला मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा के अंदर में अभी आप लोगों को देखने को मिला। तो ये 2 पर्टिकुलर जो मिलाकर एक मीटिंग जो हुई उसके आधे आधे पोर्शन, वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 यानी कि 15वीं है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिली। इसमें वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की गई, जैसे मैंने बताया 23 प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च किए गए, 23 टारगेट आप लोग बोल सकते हो। पर कुछ ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 30/30 आप लोग याद रखिएगा, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। 200 बिलियन की बात की जा रही है पैसे इकट्ठा करने की। तो ऐसे ऐसे और बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किए थे। तो हल्का सा आइडिया आप लोगों इसके बारे में होना चाहिए कि ये कहाँ पर लॉन्च किया गया, टारगेट क्या है, बेसिक पर्पज किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें लॉन्च की जा रही है, तो ये याद रखिएगा। आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2020 में हम लोगों ने अच्छी टारगेट के बारे में बात की गई थी, AICHI, ठीक है। तो वो भी कई सारे टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सारे के सारे जो टारगेट है ना, ये सोसाइटी को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं उसके वेलफेयर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। आइए आप लोगों को सफ़र पे लेके चलता हूँ। ये वो सफ़र नहीं है कि आप लोग घूमने निकल जाओ कहीं पे, ये वो सफ़र है जिसकी वजह से लोगों का ज़िंदगी का सफ़र जो है वो आसान किया जाता है। मतलब ये सफ़र है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि कैसी एयर की क्वालिटी है और पहले से ही आप लोगों को अनाउंसमेंट करके बता देना, उसकी फोरकास्ट कर देना, उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों के सामने है बेसिकली क्वेश्चन। बात की जा रही है डेवलप किया गया यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन मीटरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ये।
ये एक इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पर एयर, जो यहाँ पर जो इंडिया फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि दिल्ली से ऑपरेशनल यहाँ पर देखने को मिलता है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए, ये आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है। वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो आप लोग। सही आंसर है यहाँ पर बी, सेकंड स्टेटमेंट सही। यहाँ पर ये आप लोगों से पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो फोरकास्ट किया गया, इनोग्रेट किया गया था, ये दिल्ली से किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के द्वारा, यहाँ पर अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। वैसे अदर सिटी में भी यहाँ पर चीज़ देखने को मिली थी, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, इनमें भी यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट की गई। बट पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है, क्योंकि ये जो डेवलप किया गया है वो अलग डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। डेवलप किया गया यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, जो यहाँ पर IITM पुणे, जो महाराष्ट्र के अंदर में है, उसके द्वारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, IMD क्या करता है, फिर इसका नाम क्या आ गया? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसलिए आ गया क्योंकि इसको ऑपरेशनलाइज करता है। तो ऑपरेशन करने का काम है IMD का, पर लेकिन डेवलप किसी और के द्वारा किया गया था, तो ये याद रखिएगा। सफ़र एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप लोगों को यहाँ पर किसी भी चीज़ के बारे में लगभग 72 घंटे पहले बता देता है कि बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है, ताकि इंसान जो है वो चीज़ों को सुधार सके पहले से पहले ही। तो जैसे कि कोई ना मछुआरे जो हैं वो समुद्र में गए हुए हैं मछली पकड़ने के लिए, तो एकदम यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है दिक्कतें आ रही है, साइक्लोन आ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, वो सब चीज़ें, तो उनको पहले से वार्निंग दे दी जाती है। ठीक है, किसानों को भी वार्निंग दे दी जाती है ताकि वो चीज़ों को अपनी प्रोटेक्ट कर सकें। कहीं बाढ़ आ रही है तो वहाँ से निकल के जा सके ताकि दिक्कतें ना देखने को मिले, तो उसके चलते ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है ये सफ़र, उनको सफ़र करने से बचाता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर बी हो गया, क्योंकि करेक्ट पूछा था। इनकरेक्ट पूछते तो आंसर यहाँ पर ए हो जाता। ओके, कन्फ्यूजन आना नहीं है दोस्तों। ये ऐसी स्कीम है जो कि किसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसान जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहे, और उससे रिलेटेड अगर कोई स्कीम है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कई सारी ऐसी स्कीम जो है आप लोगों से मैच करने के लिए आ जाती है। स्टेट पीसीएस के अंदर अगर क्वेश्चन आप लोगों से बने कि रायतू बंधु क्या है, तो रायतू बंधु जो स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि कौन से राज्य के द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च की गई। पहली स्टेटमेंट में आप लोगों को केरला, फिर तेलंगाना, फिर कर्नाटका और फिर उड़ीसा। तो ये जो सारे के सारे ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। कर लिया अटेम्प्ट? आंसर है सही यहाँ पर बी, तेलंगाना। तेलंगाना हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है जो कि 2014 में अलग राज्य बनाया गया, किससे? आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो तेलंगाना राज्य के अंदर में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा रायतू बंधु स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें यहाँ पर 10,000 रुपये पर एकड़ जो है यहाँ पर वो प्रोवाइड कराए जाएंगे किसानों को, और ये जो पर्टिकुलर अमाउंट होगा ये उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो ये इसके चलते यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो ये यहाँ पर किसान जो है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने बीज वगैरह लाने में, अपनी जो फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। और कल को चलकर अगर कुछ ऐसी अनफॉर्चुनेट यानी कि ऐसी कोई दुविधा में पड़ जाते हैं, जैसे ना मौसम खराब की वजह से फसल बर्बाद हो गई, टिड्डी का अटैक, कुछ भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो कहीं ना कहीं एक घर चलाने का अमाउंट जो है वो इंसान के पास में रहता है। बहुत ज़्यादा किसान जो है वो जो सुसाइड यानी कि आत्महत्या करते हैं, वो वाली चीज़ जो है कहीं ना कहीं उससे बच जाते हैं फिर। तो ये अपने ही आप में एक काफ़ी जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो स्कीम आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में याद रखिएगा, किसकी है ये? तेलंगाना की है। और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। अगर मैं पूछूं तेलंगाना को आज के डेट में कौन कौन से स्टेट टच करते हैं, तो इसको अटेम्प्ट जरूर करिएगा। अपने ही आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी यूपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस तरह का क्वेश्चन जिसमें यहाँ पर प्राइमरी पोल्यूटेंट के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो बात की जा रही है कौन सा यहाँ पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, यानी कि द्वितीय प्रदूषक। तो ये कौन सा है यहाँ पर आप लोगों के सामने? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन और नाइट्रिक एसिड। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जा रही है, तो सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 3 4 और डी में बोला गया है सारे ऊपर के सभी। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से अगर पूछा जाए तो सही आंसर बताइए। कर लिया अटेम्प्ट? सही आंसर है यहाँ पर बी, यानी कि इसका आंसर है 2 3 4। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इस पिक्चर के थ्रू आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले तो पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट एक तरह का अनवांटेड चीज़ होती है, यानी कि जहां पर जिसकी जरूरत नहीं है वो चीज़ वहां पर अगर होगी तो वो पोल्यूट करेगी चीज़ों को। ठीक है, दो बेस्ट फ्रेंड है आपस में,
तो उनकी बड़ी सही बन रही है। अगर बात नहीं हो रही है एक दूसरे से तो ठीक है, अलग अलग अपना लगे हुए हैं, कोई बात नहीं है, मतलब एक तरीके से अपने दूसरे कामों में लगे हैं। पर अगर तीसरा इनके बीच में आ जाता है कोई, अगर मान लीजिए दोनों की लड़ाई होगी तो इसको ये कंधा दे देगा, इसके साथ में लड़ाई होगी तो ये कंधा, मतलब एक तरीके से तीसरा जो इंसान आता है वो चीज़ों को और ज़्यादा खराब करता है। अगर कहीं आप लोग घूमने भी जाते हैं ना, या तो दो लोग हों बेस्ट है, या फिर अपना 10-12 का ग्रुप हो। कभी भी 3 इंसान जो है वो घूमने जाए तो वहां पर आप लोगों को मैक्सिमम टाइम दिक्कत देखने को मिलेगी, ठीक है। 3 या 4 अलग अलग गुट बना के बैठ जाएंगे जरा सी देर में, तो या तो 2 हो या फिर मुझे लगता है कि 8-10 हो, ठीक है। आप लोगों की कुछ और राय हो सकती है इसके बारे में, मेरी पर्सनल राय यही है। अभी प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है? प्राइमरी पोल्यूटेंट एक तरीके से जो प्रदूषक होता है प्राइमरी, वो होता है जो डायरेक्ट निकल के आता है। जैसे कि गाड़ी चलाते हैं उससे निकल कर आया, भट्टा चला रहे हैं ईंट बनाने वाला उससे निकल कर आ गया, फैक्ट्री से निकल कर आ गया, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट है। तो ये जो होते हैं ये डायरेक्टली सोर्स से निकल कर आते हैं, जैसे कि जो जो सामने है चीजें उनसे निकल कर आ रहे हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया यहाँ पर, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया यहाँ पर, ठीक है, डाइऑक्साइड। इसी के साथ में पार्टिकुलेट मैटर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट की कैटेगरी में आता है। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो प्राइमरी पोल्यूटेंट ही आ गए, ठीक है, इनको एटमॉस्फेयर के साथ में किसी चीज के साथ में रिएक्शन होगी, जो कि एक तरीके से एटमॉस्फेयर में जो भी चीजें होती हैं उनके साथ में इनकी रिएक्शन होती है, कोई भी एलिमेंट एटमॉस्फेयर में, और फिर एक नए रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है तो एक और यहां पर ऑक्सीजन मिल गया तो ट्राइऑक्साइड हो गए, ठीक है। एन यहाँ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये आप लोग देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये ओजोन हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है मार्केट के अंदर में, ठीक है, एक और ऑक्सीजन यहाँ पर एटम ऐड हो गया तो O3 ओजोन बन गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में देख सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक बात इंपॉर्टेंट ये देखने को मिलेगी, ये जो पार्टिकुलेट मैटर है इनका साइज, इनकी कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है। यानी कि कुछ पार्टिकुलेट मैटर ऐसे रहेंगे जो डायरेक्ट आते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे यहाँ पर जो इनडायरेक्ट भी क्रिएट यहाँ पर होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर कनेक्ट करके देख सकते हैं, कई सारी ऐसी चीजें जो कंफ्यूजन क्रिएट करती है, तो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे ऑप्शन कभी भी आप लोगों को जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन को कंप्लीट ही नहीं होने देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आ गया, याद रखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग जो देख पाएंगे तो आंसर आप लोग का बी निकल कर आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक, ये सारे देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये प्राइमरी कैटेगरी में। तो कुछ ऐसी हैं जिनकी तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, सिंपल सी फॉर्म रहेगी वो प्राइमरी रहेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया मिलजुल के किसी और के साथ में, और वो आप लोग का टर्सरी हो गया, ठीक है। टर्सरी मतलब सेकेंडरी एक तरीके से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं, ठीक है। आंसर क्या हो गया? आंसर भी हो गया, और ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आप लोग का बन चुका है। तो इसलिए कहता हूँ कि प्रैक्टिस करते रहो पुराने क्वेश्चन पेपर, उससे आप लोग चीजें लंबे समय तक याद रख पाओगे, ओके। ये एक ऐसा टनल है जिसकी काफ़ी ज़्यादा अभी रिसेंटली चर्चा हुई यहाँ पर, ये है सेला टनल या फिर सेला पास टनल आप लोग इसको बोल सकते हैं। टनल क्या होता है? जो ज़मीन के नीचे से खोद कर जो बनाई जाती हैं चीज़ें, ठीक है, तो उसको बेसिकली पहाड़ी वगैरह तोड़ के तो एक टनल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेला पास टनल ये लोकेटेड है किस राज्य के अंदर में, ये बताना है। उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर आसाम। तो सही आंसर क्या है ये बताना है कि सेला दर्रा जो सुरंग वो कहाँ पर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो। अगर रेगुलर लेक्चर आप लोग देखते हो तो ये सारी चीजें मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगी, कुछ कुछ आप लोगों को पड़ी हुई है, तो रिवीजन भी आप लोगों का होगा। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी यहाँ पर बन जाता है, क्यों? रीजन आप लोगों के सामने है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है अभी चाइना की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है, और ये पहले से ही न्यूज में रहता है। तो हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रो, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है? जो भी हमारे देश के आसपास के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और ऐसा नहीं है कि हमारे ही देश में, अफगानिस्तान, म्यांमार और भी कई सारे देशों में इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम किया है। तो स्टेटमेंट में अगर देकर पूछ ले कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो बस इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है उसी में काम करती है, तो तुरंत स्टेटमेंट आप लोग की गलत हो जाएगी। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो चाइना के साथ में बॉर्डर है हमारा, ये मैं बेसिकली पिक्चर लाना भूल गया यार, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, वरना मैं पिक्चर में दिखाता। अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है ना, वहां पर एक बार इसको जाकर आप लोग सर्च करना, ठीक है, ये होमवर्क भी हो जाएगा आप लोग का। ये सेला पास टनल एक बार आप लोग देखना। तो उसमें अरुणाचल प्रदेश जो चाइना तो बोलना गलत होगा, हालांकि वो तिब्बत है, चाइना तो कब जाके बैठा है उसको, तो तिब्बत के साथ में कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी। लगभग 13,000 फीट ये जो समुद्र तल से ऊंचाई आप लोगों को इसका नजर आएगी। और इंडियन आर्मी को जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना वाले रीजन में, यहाँ पर बेसिकली जो बेसिकली तिब्बत वाले बॉर्डर के साथ में नियर तवांग,
तो उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लोकेशन की पॉइंट ऑफ से काफ़ी स्ट्रेटेजिक है हमारी मिलिट्री के लिए भी, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, और आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी होती हैं जब अगर कोई दुर्घटना घटती है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया, और ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चावल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कई बार आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, तो उनके कल्टीवेशन के बारे में एक आप लोगों को जो ज्योग्राफी वाले पोर्शन से क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चावल के बारे में क्या बात की जा रही है कि चावल को उगाने के लिए क्या क्या वहाँ पर एक तरीके से माहौल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन है डायरेक्ट। यहाँ पर बोला गया कि जो तापमान यानी कि जो टेम्परेचर है वो 22 से लेकर 32 के बीच में होना चाहिए, और लो ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो है वो यहाँ पर कम होनी चाहिए। जो बारिश है वो 150 से लेके 300 सेंटीमीटर तक, यानी कि अच्छी खासी बारिश होनी चाहिए। पता आप लोगों को धान की खेती करने के लिए कैसी बारिश चाहिए। सोयल टाइप जो है वो डीप क्ले एंड लूमी सोयल होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से एक ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी का नाम सुना, क्ले वाली मिट्टी, वो वाली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, ये बताना है। ए में बोला गया है 1 2, बी में बोला गया है 2 3, सी में बोला गया है 1 3, और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। अटेम्प्ट कर लो इसको और फिर आंसर बताता हूं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं सारी चीजें, ठीक है। देख लिया अटेम्प्ट करके? आंसर हो गया यहाँ पर बी, यानी कि राइस जो है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया में जो काफी लार्ज स्केल पर खाए जाने वाला जो खाना है वो चावल आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो कोस्टल एरिया है वहां पर, तो ये काफी ज्यादा एक स्टेपल फूड यानी कि एक बेसिक डाइट है जो कि वहां पर यूज की जाती है। बी आंसर में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, बी आंसर है यहाँ पर 2 और 3, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है, एक मिनट सुन, एक सेकेंड। जो टेम्परेचर है वो 22 से लेकर 32 तक है, पर लेकिन ह्यूमिडिटी के बारे में अगर बात करें, आर्द्रता, वो यहां पर हाई रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों के लिए हो सकते हैं। यहां पर राइस प्रोड्यूस करने में टॉप पर कौन है राज्य? वेस्ट बंगाल सबसे टॉप पर है, पंजाब दूसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर, और बिहार 5वें नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करें गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है इसको सपोर्ट करने के लिए, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसी के साथ में हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन, नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये आप लोगों को बेसिक यहाँ पर देखने को मिलेंगे राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड, अगर कोई आप लोगों से पूछे, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं। गेम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में एक ऐसा इवेंट है, दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला इवेंट अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कौन सा है, तो वो है फीफा। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए बेसिक कि फीफा किससे रिलेटेड है। तो याद रखिएगा फीफा जो है वो आप लोग को फुटबॉल से रिलेटेड गेम देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करो कि वर्ल्ड जो यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप है 2022 में किसके द्वारा यहाँ पर जीती गई, ठीक है। तो किसके द्वारा जीती गई वो आप लोगों को पता होना चाहिए, किसके द्वारा होस्ट किया गया उसके बारे में बातें करेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर किसको हराया वो भी पता होना चाहिए। तो फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड या फिर मोरक्को। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। अटेम्प्ट कर लो, मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बताता हूं ताकि चीजों को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले तो यही बात है कि फीफा के बारे में, तो यहाँ पर जो फीफा, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसके बारे में जानेंगे तो इसको फेडरेशन इंटरनेशनलाइज द फुटबॉल एसोसिएशन, यानी कि इसका जो नाम है वो थोड़ा सा आप लोग को देखने को मिलेगा, वो निकल कर आता है थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है। तो फ्रेंच लैंग्वेज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दुनिया में फुटबॉल को गवर्न करने वाली हाईएस्ट बॉडी है। फाउंड की गई थी 1904 में, जो कि यहाँ पर फुटबॉल के मैच जो हैं वो कंडक्ट कराती है। हेडक्वार्टर आप लोगों का इसका जूरिक, ZURICH, जूरिक, यानी कि आप लोगों को स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर इसके बारे में अपने देश के रिलेटेड याद रखिएगा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF, वो हमारे देश में फुटबॉल की चीजें जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को वो मैनेज करती हुई नजर आती है। फर्स्ट ये जो मैच था, इससे रिलेटेड अगर जब सब चीजें स्टार्ट हुई यहाँ पर, तो वो फर्स्ट जो हुआ था यहाँ पर उरुग्वे के द्वारा यहाँ पर जीता गया था, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जैसे अभी फिलहाल के बारे में अगर बात करें फीफा के बारे में, तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। जैसे ऑफिशियल मैस्कोट जो है वहां पर वो था यहाँ पर इसका लाइबीज, ठीक है, यहाँ पर LAEEB, तो लाइबी, तो ये लाइबी बोल सकते हो। तो इसका सुपर स्किल्ड प्लेयर बोलते हैं इसको अरब लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में इसको सुपर स्किल्ड प्लेयर बोलते हैं। आप लोग बोलोगे फीफा अरबिक का क्या मतलब हो गया, क्योंकि कतर में ये गेम हुए थे, तो इसलिए अरबिक लैंग्वेज में इसका मैस्कोट आप लोगों को देखने को मिलता है
इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे तो सबसे पहले तो जीता किसके द्वारा गया है, तो जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा। अर्जेंटीना के लियोन मेसी जो है उसको गोल्डन बॉल, जो एक तरीके से परफॉर्मर ऑफ द टूर्नामेंट का एक अवार्ड दिया लियोन मेसी अर्जेंटीना के अंदर में। गोल्डन ग्लो का जो है वो भी अर्जेंटीना के एक प्लेयर के पास में गया, और गोल्डन बूट वो फ्रांस के जो कैलिन जो यहाँ पर जिनका नाम है एम्बेप, उनको आप लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो वो फ्रांस जो है वो यहाँ पर हराया गया अर्जेंटीना के द्वारा इसको जीतने के लिए। और फीफा फेयर प्ले जो अवार्ड है वो इंग्लैंड को यहाँ पर देखने को मिला। तो बाकी ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में जो आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किस देश में होने वाला है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं सही आंसर जो है वो यहाँ पर कौन देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा अच्छे से। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के बारे में, जो कि अक्सर डिफेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं, एनडीए, सीडीएस, अगर एसएससी, बैंकिंग या फिर यूपीएससी के अंदर अगर बात करें, तो अगर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी डिफेंस से रिलेटेड किसी कंट्री के साथ में लिखने के लिए कुछ बातें आए तो इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे कज हिंद अभ्यास या फिर कज हिंद एक्सरसाइज के बारे में। ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, और फिर आप लोगों को सही आंसर यहाँ पर चूज करना है, और 4 ऑप्शन है, इनको अच्छे से पढ़ के एक एक करके देखते हैं। ठीक है, बोला गया कि एक एनुअल ट्राइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में देखने को मिली अभी। बोला कि यहाँ पर भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये वार्षिक है पर त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है यहाँ पर, ये बोला गया। ठीक है, अपने ही आप में अगर स्टेटमेंट कॉमन सेंस से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। एक्सरसाइज जो है वो इनिशिएट की गई 2016 में, जब इसका नाम हुआ करता था अभ्यास प्रबल दोस्तक, एक्सरसाइज प्रबल दोस्तक। फिर आगे नाम चेंज कर दिया गया इसका 2018 में, इसका एक्सरसाइज कर दिया, एक्सरसाइज का नाम क्या, एक्सरसाइज कज हिंद, यानी कि अभ्यास कज हिंद का नाम फिर इसको दे दिया गया। ठीक है, 2018 में, 2 साल बाद में। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, क्या है सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, क्योंकि एनुअल जब बोल दिया कि 2 कंट्री मिलकर बात कर रही हैं तो ये बायलेटरल होगी। तो कई बार ऐसी टर्म्स जो है वो बीच बीच में डाल दी जाती हैं ताकि आप लोगों का दिमाग भी उस पर ना जाए और वो ऊपर ऊपर से फटाफट निकल के चले जाए। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इस तरीके की सिचुएशन कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या करना है आप लोगों को, बहुत ही तसल्ली में क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर तसल्ली में क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, मैं आप लोगों को गारंटी से बता सकता हूं 3-4 क्वेश्चन तो आप लोगों के वैसे ही करेक्ट हो जाएंगे जो कि इस तरीके की स्टेटमेंट पर बनाए जाते हैं एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, आंसर आप लोगों को इसका बी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन डायरेक्ट भी अगर कोई आप लोगों से पूछे, यूएन बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ 15 जो है वो किसके द्वारा होस्ट की गई, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर चाइना देखने को मिल रहा है। तो इसी को लेकर आप लोगों को कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि चाइना जो है वो भी मिलकर यहाँ पर काम करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि चाइना में ऑलरेडी इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो यहाँ पर चाइना, स्वीडन, कनाडा या फिर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो कनगिम, जो आप लोगों को मॉन्ट्रियल मैंने अभी बात की थी उसके बारे में, तो ये कनाडा में देखने को मिलेगी। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है 2 पार्ट में हुई थी। यहाँ पर पहला पोर्शन इसका चाइना में हुआ था लास्ट ईयर, और अब की बार इसका जो आपकी बार जो आप लोगों को पोर्शन इसका देखने को मिला वो फिर आप लोगों को देखने को मिला कहाँ पर, ये देखने को मिला कनाडा के अंदर में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। इसमें टारगेट 30/30 मैंने आप लोगों को बताया था, $200 बिलियन की भी बात की जा रही है यहाँ पर, ताकि बायोडायवर्सिटी जो भी खत्म हो रही है उसके ऊपर जो नुकसान हम लोग कर रहे हैं उसको सपोर्ट किया जा सके 2030 तक का। तो ये भी इसके अंदर डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली गोल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये। अभी जिस तरीके से आप लोग देखते हैं आने वाले सालों में 2030 तक का ये सारी चीजें अचीव करनी है। कितना अचीव कर पाएंगे वो अलग बात है, पर लेकिन टारगेट एटलीस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बन जाते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है स्कीम के बारे में। स्कीम का नाम है यहाँ पर दिशा। तो डायरेक्ट अगर आप लोगों से पूछे कि यार ये दिशा स्कीम क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर फुल फॉर्म भी आप लोगों को किसी चीज की पता होती है तो मैंने आप लोगों को बताया कि उसका आधे से ज्यादा काम क्वेश्चन का वैसे ही निपट जाता है। तो इसलिए ये एक्रोनिम जो है होनी चाहिए, इनकी फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि 1-2 बार जब पढ़ते हो, रिवीजन करते हो तो चीजें याद होने लगती हैं। ठीक है, तो इसलिए चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की आदत अपनी डालो। लॉन्च की गई है प्रोवाइड कराने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंटीग्रेटेड सिस्टम सॉल्यूशन एक्सेस जस्टिस इन पैन इंडिया। पूरे देश में यहाँ पर कैसे हम लोगों को न्याय प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, एम क्या है इसका, ताकि जो भी अलग अलग इनिशिएटिव है सिटीजन सेंट्रिक है उनको एक तरीके से लीगल तरीके से उनको सही किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो आंसर दे पाएंगे।
ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। आंसर क्या है, अगर आप लोग पढ़ेंगे ढंग से तो आंसर आप लोगों को डी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों इनसे स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आप लोग बोलोगे सर करेक्ट स्टेटमेंट डी कैसे हो गया, सी होगा। यही गलती एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। पता होते होते क्वेश्चन को उसकी आहुति चढ़ा बैठोगे अगर ढंग से चीज़ों को लेकर नहीं चलोगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, बात की जा रही है यहाँ पर डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। तो ये इसके फुल फॉर्म है यहाँ पर, लॉन्च की गई कॉम्प्रिहेंसिव वे में ताकि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। और हमारे संविधान यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर में आर्टिकल 39 है, 14 और 21, ये इसी के साथ में प्रियम्बल, ये लोगों को जस्टिस के बारे में बातें करते हैं, यानी कि न्याय के बारे में यहाँ पर बातें की जाती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी कई सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिससे लोगों तक पहुँचना है, उनको न्याय बंधु प्रोवाइड कराना है, अवेयरनेस फैलानी है, एजुकेट करना है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में चीज़ों को जनता के साथ में कनेक्ट करने की मास कनेक्टिविटी की भाषा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, बी पूछता तो सी हो जाता, वो राइट पूछता तो सी हो जाता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट एनडीए सीडीएस में आप लोगों से पूछे गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बन जाते हैं। जैसे इंडियन ओरिजिन यानी कि भारतीय मूल के एक पर्सनैलिटी जिनका नाम है लियो वार्डकर, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बने। जैसे कि अभी आप लोगों को यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन इंडिया से देखने को मिलेगा, उनका नाम आप लोग बताइए। ऐसे ही यहाँ पर आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो श्रीलंका, आयरलैंड, सिंगापुर या फिर मालदीव। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिले, और वो भी सेकेंड टाइम, एक बार नहीं सेकेंड टाइम, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। एक बार जाकर आयरलैंड को मैप में आप लोग निहारना ताकि चीजों को याद रख सको, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके ऊपर तो आप लोग स्टार भी लगा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक इशू है जो कि लंबे समय से चला आ रहा है और फिर से यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में ये अभी न्यूज में बन चुका है। मतलब क्या है इसका मतलब, अभी भी समझाऊंगा, पहले समझ लेते हैं ढंग से। कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा एक प्लान जो ग्लोबल लेवल पर 15% जो मिनिमम बिजनेस टैक्स होता है उसके बारे में बात की जा रही है, यानी कौन सी ये संस्था है वो कि यहाँ पर जो आज के डेट में काम करना चाहती है 15% मिनिमम टैक्स के लिए। G7, G20, यूरोपियन यूनियन या फिर ओपेक। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर आंसर बताता हूं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से ताकि एक एक पॉइंट माइंड में क्लियर हो जाए। आंसर क्या है सही, आंसर यहां पर सी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में यह बोला गया है कि कोई भी कंपनी अगर वो किसी देश में है तो कंपनी कोशिश क्या करती है, वो अलग अलग देश में अपना बेस रखे और ताकि कॉर्पोरेट टैक्स से वो बच सके। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है जो हम जॉब लगने के बाद में पे करते हैं, ऐसे ही कंपनी का इनकम टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स। उस टैक्स से बचने के लिए वो क्या करती है, ऐसी कंट्री में अपना बेस बनाती है जहां पर जो है टैक्स जो है वो ना के बराबर है, और फिर बोलती है कि सारा प्रॉफिट मेरा वहां से आ रहा है। अपना टैक्स को बचाने का एक लूप होल ढूंढ रखा है उन्होंने। तो ये बोल दिया गया कि धरती पर तुम कहीं भी चले जाओ पर 15% मिनिमम टैक्स तुमको देना ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार अगर चलानी है तो टैक्स के बिना नहीं चल पाएगी, और टैक्स अगर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, ये माइक्रोसॉफ्ट चोरी करने के तरीके ढूंढ चुकी हैं तो इससे दिक्कतें होती हैं। तो ये काम को अडेप्ट करने की अभी बात की है यूरोपियन यूनियन ने कि 15% तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे 140 कंट्री जो है वो भी यहाँ पर इसमें इसके एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट किए, पर जो यूरोपियन यूनियन ने इस प्लान को अडेप्ट कर लिया है। ये प्लान किसके द्वारा लेकर आया गया था, ओपेक के द्वारा ये प्लान लेकर आया गया था, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इकोनॉमिक को कैसे डेवलप करना है उसमें कोऑपरेट करने का बात करती है। ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। माइंड में अगर कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा है किसके द्वारा ये प्लान जो है वो ड्रॉन किया गया था, गाइडलाइन किसके द्वारा दी गई, तो इसके द्वारा अडेप्ट किसके द्वारा किया गया, अभी यूरोपियन यूनियन के द्वारा। टोटल कितने मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन में यूके के बाहर निकलने के बाद में, ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को देना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली टॉपिक ही बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, डिटेल में मैंने आप लोग को जब ये पढ़ाया भी था, स्टेटस ऑफ वुमेन कमीशन के बारे में बात की जा रही थी और ये न्यूज में आया था। तो समझ लेते हैं आखिर इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा इससे नेक्स्ट, तो दोनों को एक साथ अटेम्प्ट करेंगे। यूएन इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, तो ये भी क्वेश्चन इसी से मिला हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ अटेम्प्ट करेंगे ताकि दोनों को टॉपिक को अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। पहले क्वेश्चन बता देता हूं फिर दोनों को अच्छे से देखेंगे। तो महिलाओं की स्थिति पर जो आयोग है इंटरनेशनल लेवल पर, वो अभी न्यूज में था।
तो ये एक तरीके से बोला गया है, ये प्रिंसिपल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि एक प्रधान वैश्विक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो कि डेडिकेटेड है यहाँ पर काम करने के लिए जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता और इम्पावर यानी कि महिलाओं का सशक्तिकरण करने का ये काम करता है। पहली स्टेटमेंट में तो ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर ये बोला गया है कि ये जो कमीशन है ये इस्टेब्लिश किया गया था फंक्शन, ये कमीशन इट वाज इस्टेब्लिश एज ए फंक्शनल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसे आर्थिक और सामाजिक परिषद बोलते हैं, उसके हिसाब से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। इस्टेब्लिश किया गया कमीशन जो है उसके अंदर ऑल मेंबर यूनाइटेड नेशन के आप लोगों को देखने को मिलेंगे, संयुक्त राष्ट्रीय जो बेसिकली संघ है उसके सारे सदस्य यहां पर हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया है यहां पर 2 and 3, सी में बोला गया है यहां पर 1 and 3 और डी में बोला गया है यहां पर ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या होगा, वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट करो। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बोला गया कि इसके अंदर में 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो कि यूएन में से एक ऑर्गन ये भी है, मतलब यूएन के जो 6 ऑर्गन है उनमें से एक ये भी है। स्टेब्लिश की गई थी यूएन चार्टर के हिसाब से 1945 में। मेंबर इलेक्ट होते हैं 2 टर्म के लिए बाय जनरल असेंबली, और डिसीजन जो लिया जाता है वो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा लिया जाता है। अच्छी बात क्या है, यहां पर भी करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। तो ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 सही है, या फिर ऑल ऑफ द अबव सही है। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या होगा आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो क्या है सही आंसर बताइए, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। पहले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या करेक्ट है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ए, 1 and 2 सही है। एक जनरल स्टेटमेंट है जो कि हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है, किसी भी चीज के बारे में अगर कोई पूछे तो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को बोले ना कि हाँ ठीक है यही बस सही है, ठीक है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या सही, यहाँ पर आंसर सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूएन के सारे मेंबर जो हैं वो मेंबर हो ही नहीं सकते, उसमें कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी। तो 45 हैं ओनली, ना कि सारे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें अगर बात करेंगे, इसका आंसर है सी, यानी कि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन सी इनकरेक्ट है, यहां पर 3 टर्म रहता है जनरल असेंबली का, और यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर आप लोगों को 2 टर्म बोला गया है। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने यहां पर जो बेसिक है उसके बारे में याद रखिएगा, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 54 मेंबर है इसके अंदर में, यूएन चार्टर के हिसाब से 1945 में स्टैब्लिश किया गया। तो ये इसी से रिलेटेड था। और न्यूज में क्यों था ये भी बता दूं। अभी यहां पर ईरान के अंदर में हिजाब के मुद्दे को लेकर काफी सारी दिक्कतें देखने को मिली, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में था, जिसकी वजह से यहां पर इसके बारे में बातें की जा रही थी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके बारे में, चीजें आप लोगों को यहां पर बेसिकली पता होनी चाहिए कि क्या सही है यहां पर और क्या गलत है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बातें करूंगा। इसके बारे में जो मैंने अभी आप लोगों से बातें की तो ये बता दिया कि किसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। तो बैकग्राउंड में नॉलेज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी। ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि लॉन्च किया गया कंट्री यूएसए, रसिया, इजराइल या फिर चाइना के द्वारा। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर जैसे कि ऐसे आप लोगों से पूछे डायरेक्ट SWOT इसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो आंसर सही क्या है, आंसर सही है यहाँ पर यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जाम के अंदर में। तो अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता होगा तो नहीं पता होगा, और पता होगा तो पता होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस दोगे तो अच्छे से काम कर पाओगे। तो यूएसए का जो नासा नेशनल जो एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया कि पृथ्वी पर जहां जहां पर भी पानी है उस पानी का एनालिसिस किया जाएगा, और उसके चलते फिर कुछ चीजें तैयार की जाएंगी कि कहां कहां पर कितना पानी कहां कहां पर किस तरीके से देखने को मिलता है, और क्लाइमेट चेंज कैसे यहां पर इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है यहां पर अप्रिशिएट करने वाला यूएसए का। तो आंसर यहां पर ए हो गया। बहुत ज्यादा न्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहां से आ गया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। इतना ज्यादा न्यूज में था यहाँ पर पॉलिटिकल मुद्दा है, पर लेकिन हम लोग पॉलिटिकल मुद्दे की तरफ को न जाते हुए अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ से यहाँ पर बात करेंगे। कौन से राज्य के द्वारा रिमूव किया गया चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी रिसेंटली, एक पर्टिकुलर यहाँ पर पास करके, यानी कि वो बिल पास किया गया और गवर्नर को स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर यानी कि राज्यपाल को विधायक का जो कुलपति होता है उसके पद से हटाया गया। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात। सही आंसर इसका क्या है आप लोगों को ये बताना है। सही आंसर है इसका केरला, यानी कि ए। तो अभी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी रहती है। तो केरला असेंबली के द्वारा पास किया गया बिल ताकि गवर्नर को जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके चांसलर की पोस्ट से हटाया जा सके। तो जो CPIM गवर्नमेंट है उसके द्वारा यहां पर यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल लेकर यहां पर आया गया, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो है उनके साथ में यहां पर रस्साकसी चल रही थी, जिसके चलते यहां पर यह कानून लेकर आए। ठीक है, तो आज की डेट में अगर देखें
तो ये ऐसी चीजें आप लोगों से न्यूज में पूछी जा सकती हैं, तो हल्का सा याद रखिएगा, जो कि पता होना चाहिए। संविधान के अंदर में गवर्नर की पोस्ट जो है वो किस पार्ट के अंदर में आती है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये बताइए। एक टेक्नोलॉजी जो कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों से डिस्कस की थी, इसका मतलब था डीप फेक टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी इंसान को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्कैम में या फिर हॉक्सेस यानी कि घोटाले और झांसे में, इलेक्शन मैनिपुलेशन यानी कि चुनाव में जोड़ तोड़ करने में, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर में, ऑटोमेटेड जो डिसइंफॉर्मेशन अटैक में। सही आंसर क्या है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये आंसर आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर में, और लिखने के लिए आए तो ये यहाँ पर इसके यूज भी आप लोग लिख सकते हैं। सारे के सारे बिल्कुल सही है, आंसर डी करेक्ट है, सारी बातें यहाँ पर बता रखी है। ये टर्म जो है एनोनिमस रेडिट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली यूज की गई थी यूजर, जिसके द्वारा डीप फेक यहाँ पर बेसिकली शब्द निकाल के लाया गया था। ठीक है, आज की डेट में काफी ज्यादा न्यूज में है और सारे लीडर दुनिया में इसके बारे में बातें भी करते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, याद रखिएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा, पर लेकिन यूपीएससी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में आता है क्या, राइट टू प्राइवेसी। तो हो सकता है कल को ये भी पूछ ले कि हु इज द हेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, क्योंकि इतने ज्यादा न्यूज में जिसकी कुछ हद नहीं है। तो नरेंद्र मोदी, डीवाई चंद्रचूड़, यहाँ पर राजीव कुमार या फिर अमिताभ कांत। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हेड होता कौन है, तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो है डीवाई चंद्रचूड़ साहब। 50 लगी है जब ये चीफ जस्टिस बने, यानी कि 50वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। देश को जब से आज़ादी हुई यहाँ पर हमारे देश को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिले, इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे वो आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो भी बेंच बनाई जाती है उसकी पावर इनके हाथ में रहती है आर्टिकल 145 के तहत में, ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह बनाया जाए, मैटर जो है उसको सौंपा जाए, और इसी के साथ में जजेस का ट्रांसफर हो, जो सारी चीज़ें वो आती हैं वो यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जो एक तरीके से हेड है, इन्हीं के अंदर में सारा काम देखने को मिलता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। तो ये था आज का टोटल डिस्कशन। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई भी समस्या परेशानी हो तो बताना। स्कोर क्या रहा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है वो देख लेना और स्कोर बताना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।